दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्कार दोस्तों, चीन और भारत के बीच जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी वास्तविक नियंत्रण रेखा पर पिछले कुछ दिनों में जो संघर्ष हमने देखा और जो आपस में कुछ तनातनी सी देखी और दोनों देशों के सैनिकों के बीच में भिड़ंत भी हुई, तो खैर इसके क्या क्या असर हो सकते हैं, इसके विभिन्न पक्षों पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज इस कड़ी में हम बात करेंगे बैटल ऑफ नैरेटिव्स के बारे में। बैटल ऑफ नैरेटिव्स यानी कि ये जो विमर्श का युद्ध है जो है, तो पूरे दुनिया में जो चीन है पिछले कई दशकों से जो है उसने एक बड़ा विमर्श खड़ा किया है, जिसमें कि उसे एक उभरती हुई समृद्ध ताकत के रूप में उसने खुद को प्रदर्शित किया है। और दूसरी ओर उसने भारत को एक कमज़ोर देश, एक अग्रेसर देश, एक भ्रष्ट देश जो है, एक इनएफिशिएंट जिसको बोलते हैं, जहाँ कार्यकुशलता का अभाव है, एक ऐसे देश के रूप में हमें जो है वो प्रोजेक्ट किया गया है, एक बटा हुआ समाज जो है। और जबकि चीन को एक बड़े ही जिससे आप कह सकते हैं कि एक ऐसे समाज के रूप में जो है प्रोजेक्ट किया गया है कि जो बिल्कुल बड़े फोकस तरीके से जो है सिर्फ आर्थिक विषयों के बारे में सोचता है और सामाजिक बातों को या किसी और चीज़ को जो है अपने उद्देश्य पाने की कोशिश में आड़े नहीं आने देता। लेकिन चीन ये करता कैसे है और इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है, इस पर हम आज थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। पहली बात यह है कि चीन के पास ये सब करने के लिए 3-4 जो है माध्यम है। एक तो चीन ने दुनिया भर में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स जो है खोल रखे हैं। 2017 की कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट्स की अगर आप एक रिपोर्ट देखें तो लगभग 548 विश्वविद्यालयों में पहुंच चुके हैं। लगभग 314 मिलियन अमेरिकी डॉलर का उनका बजट है। एक करीबन 17 लाख स्टूडेंट्स को वो कैटर करते हैं, विद्यार्थी उनके यहाँ पढ़ते हैं। मूलतः जो कन्फ्यूशियस सेंटर्स हैं, ये पश्चिम की भी ज़्यादातर जो गुप्तचर एजेंसी हैं वो ये कह चुकी हैं, ये जो कन्फ्यूशियस सेंटर्स हैं ये और कुछ नहीं इंस्टीट्यूट्स हैं। ये कहा तो ये जाता है कि ये चीनी भाषा और चीनी संस्कृति सिखाने के लिए और लोगों को रूबरू कराने के लिए है, लेकिन वास्तव में ये एक एक्सटेंडेड आर्म है चाइनीज स्टेट की, उसकी प्रोपेगेंडा को आगे बढ़ाने के लिए, और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी, उसकी गुप्तचर एजेंसियों से भी इसका जुड़ाव है। दूसरी बात हम करेंगे चाइना रेडियो के इंटरनेशनल के बारे में। तो लगभग बहुत सी भाषाओं में जो है मेरा कुछ समय पहले स्वयं जो है वो चाइना रेडियो इंटरनेशनल में कई साल पहले जो है वो जाना हुआ था व्यक्तिगत रूप से एक चीन पर दौरे के दौरान। तो उस दौरान मैंने देखा कि उस समय उनकी 58 भाषाओं में सेवाएं चल रही थी। उनकी जो हिंदी भाषा में सेवा चलती थी उसमें 22 लोग थे, जिसमें से 20 चीनी थे और हिंदी बहुत अच्छी थी उनकी। तो इस प्रकार सभी भाषाओं में उन्होंने अपना एक नेटवर्क खड़ा किया है। दुनिया भर के अंदर उन्होंने कई कंपनियां बनाई हैं, जिन कंपनियों के माध्यम से वो रेडियो स्टेशंस पे डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट करते हैं, अपना डायरेक्ट रेडियो स्टेशन चलाते हैं। जहां पे उन्हें डायरेक्ट रेडियो स्टेशन चलाने की परमिशन नहीं मिलती है, अनुमति नहीं मिलती है, वहां वो स्थानीय रेडियो स्टेशन जो है उनके साथ एक टाई अप कर लेते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो है चाइना के टेलीविजन नेटवर्क के बारे में। पहले इसका नाम था CCTV, फिर 2016 में इसकी दोबारा ब्रांडिंग की गई और इसका नाम रखा गया CGTN। तो जो CGTN है वो उसने सबसे पहले अफ्रीका में अपनी घुसपैठ की, उसके बाद वो दुनिया के कई हिस्सों में अपनी घुसपैठ कर चुका है। बड़ी भारी संख्या में जो है वो पैसा खर्च किया जाता है इसके ऊपर और बहुत ही सस्ता जो है वो उपलब्ध करवाया जाता है। द गार्जियन अखबार जो है यूके का, उसने 2018 में 5 महीने तक एक इन्वेस्टिगेशन की और उसके बाद एक लंबी रिपोर्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कि बहुत सी बातों का खुलासा किया था कैसे चीन की प्रोपेगेंडा मशीनरी चल रही है। तो उसमें उन्होंने बताया कि जब 2012 में वॉशिंगटन में CGTN ने अपना ब्यूरो खोला तो उस समय कम से कम 5 मौजूदा या पूर्व BBC के कॉरेस्पॉन्डेंट जो लैटिन अमेरिका में थे उन्होंने CGTN को जो है वो ज्वाइन किया। और जो सामान्य बाजार से बहुत ज़्यादा वेतन भी दिया जाता है। इसके अलावा अगर हम प्रिंट मीडिया को देखें तो जो द चाइना डेली है सरकारी अखबार चीन का, उसने गार्जियन की रिपोर्ट के अनुसार 30 विदेशी अखबारों से जो है डील की है
जिसमें कि वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट, यूके टेलीग्राफ है कि वे 4 से 8 पेज के जो है सप्लीमेंट उसमें परिशिष्ट कैरी करेंगे। कम से कम महीने में एक बार तो करेंगे 4 से 8 पेज का। तो आप ये कह सकते हैं। और इसके अलावा अफ्रीका और कई अन्य जगहों पर चीनी कंपनियां जो है, जो चीन की कंपनियां सरकार चलाती है, वो डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रही हैं, प्रत्यक्ष निवेश कर रही हैं अखबारों को चलाने वाली, प्रिंट मीडिया को चलाने वाली कंपनियों में। तो इस प्रकार हम ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक जो है चीन पूरा जो है प्रोपेगेंडा जो है वो चला रहा है। इसमें एक छोटी सी बात अंत में मैं ये कहूँगा कि जो बात हम सबसे ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं वो है किताबों के माध्यम से। इसकी शुरुआत 1930 के दशक में एडगर स्नो द्वारा हुई, जब माओ ने उसे एडगर स्नो एक पश्चिमी पत्रकार थे, पश्चिम के पत्रकार थे, उनको एक्सेस दिया और उन्होंने एक किताब लिखी। उनके साथ रह के माओ और उनकी जो साथ उनके कार्यकर्ता थे उस समय संघर्ष कर रहे थे वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था को हटाकर और कम्युनिस्ट तानाशाही कायम करने की, जो 1949 में हुई, कामयाब हुई। तो उस समय जब ये संघर्ष चल रहा था, एडगर स्नो ने किताब लिखी रेड स्टार ओवर चाइना, और इसने ये दिखाया कि जो कम्युनिस्ट हैं वो बड़े प्रतिबद्ध हैं और बहुत अच्छे हैं और बड़े ही सादगी के साथ रहने वाले हैं, बड़े सेक्रीफाइस करने वाले। कुल मिलाकर बड़ी पॉजिटिव छवि उनकी पेश की और पूरे पश्चिम में उनको स्वीकार्य बना दिया। 1970 में मैक्सवेल ने एक किताब लिखी और मैक्सवेल की ये जो किताब थी उसका ये कहना था, उसमें उस किताब का नाम था इंडियाज चाइना वॉर, यानी कि 1962 में भारत ने चीन पर हमला किया था, चीन ने तो केवल खुद को बचाया। अगले करीबन 30, 40, 50 साल तक जो है वो समझ लीजिए कि आप यही नैरेटिव चलता रहा दुनिया भर के अंदर। आखिरकार 2018 में बर्टिल लिंटनर ने एक किताब लिखी, जो स्वीडिश पत्रकार है। इस किताब का टाइटल था, शीर्षक था चाइनाज इंडिया वॉर। मैक्सवेल ने लिखी थी इंडियाज चाइना वॉर, इन्होंने लिखी चाइनाज इंडिया वॉर। इन्होंने मैक्सवेल की किताब की धज्जियां उड़ा दी, उनके तर्कों को बिल्कुल जो है आधारहीन साबित कर दिया और ये सिद्ध कर दिया कि चीन की पहले से ही मंशा थी भारत पर हमला करने की और बाकी सिर्फ बहानेबाजी थी। लेकिन मैक्सवेल की किताब का प्रभाव इतना जबरदस्त था कि 1970 में किताब प्रकाशित हुई। 1971 में चाओ एन लाई, जो चीन के उस समय बड़े नेता थे, प्रधानमंत्री थे, तो चीन वो एक बीजिंग के अंदर एक सरकारी कार्यक्रम, भोजन का एक सरकारी रात्रि भोज हो रहा था। वो उस रात्रि भोज में उठे अपनी टेबल से, मैक्सवेल फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स यानी विदेशी पत्रकारों की टेबल पर बैठे थे, उनके पास गए, उनसे हाथ मिलाया और उनसे कहा कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो कर दिखाया उसका कर्ज चीन कभी नहीं चुका सकता। तो कुछ इस तरीके की बात उन्होंने कही और आपने चीन की बहुत बड़ी सेवा की है। तो इस तरीके का प्रभाव जो है मैक्सवेल की किताब ने छोड़ा और 2018 में जाकर एक स्वीडिश पत्रकार जो है वो उसको काउंटर कर रहे हैं। हमारे यहाँ से कोई इस प्रकार की कोशिश कितनी हुई तो किस लेवल पर हुई, मुझे तो जो है वो पिछले कई वर्षों में नज़र नहीं आया। और आगे चलते हुए हमें इस विमर्श के युद्ध को भी ये विमर्श का संघर्ष जो है, ये सेनाओं के संघर्ष जितना ही महत्वपूर्ण है और इसे भी हमें जीतने के लिए जो है वो पूरा प्रयास करना होगा। तो उम्मीद करनी चाहिए कि हम लोग जो है इस कसौटी पर भी बतौर समाज, बतौर देश, बतौर सरकार खरे उतरेंगे। धन्यवाद।